हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज है टेस्ट रैंकिंग के लाइव मॉक नंबर 10 का एनालिसिस। हम किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं? तो हम करते हैं जीएस का एनालिसिस। ये पूरी सीरीज है 1 से लेकर 10 तक, ये 10वां मॉक है आज। तो जो भी नए हैं प्लीज़ ये पूरी सीरीज को देखें, बहुत ही शानदार सीरीज है। आपको एक तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होगी, दूसरा आपका रिवीजन अच्छा होगा और इसकी गारंटी है कि डेफिनेटली आपका जीएस में स्कोर बढ़ेगा। तो जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक स्टेटमेंट वाला सवाल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टेटमेंट वाले सवाल कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो बाकी अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य कार्यकारिणी के संबंध में कुछ कथन है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, सॉरी कौन सा सही है ये बताना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, इसकी वजह से बहुत बार गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। यहां करेक्ट पूछा है तो सिली मिस्टेक ना करें। पहली स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में कहा गया है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो अभिव्यक्ति राज्य में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। आर्टिकल 152 में क्या है, जैसे ही आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन है, ऐसे ही आर्टिकल 132 में भी स्टेट की डेफिनेशन है। और इस स्टेट की डेफिनेशन में जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है? करेक्ट। अब देखो, पहली स्टेटमेंट करेक्ट होने से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां पे लिखा है बी एंड सी ओनली। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक ही एलिमिनेट कर पाए हम। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट कौन सा है? ये 7वां अमेंडमेंट एक्ट है जो 1956 का है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हैज प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। अच्छा, ये स्टेटमेंट कह रही है कि इस अमेंडमेंट के जरिए जो राज्य का गवर्नर होता है उससे 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। ऐसा हुआ था क्या? ऐसा हुआ था, ये करेक्ट है। इस अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 153 में अमेंडमेंट हुआ था। आर्टिकल 153 किसके रिगार्डिंग है? आर्टिकल 153 है कि गवर्नर ऑफ स्टेट होना चाहिए। तो गवर्नर ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में है? 153 में। इसमें क्लॉज ऐड किया गया था जिसके जरिए जो गवर्नर है वो 2 और 2 से अधिक स्टेट का पदाधिकारी हो सकता है। तो ए भी सही है और बी भी सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगली स्टेटमेंट क्या? अगली स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मेंशन्ड दैट द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ही नहीं जिसमें कहा गया हो कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। वैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी गया। बचा ओनली ऑप्शन 4, यही इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, ये भी सेम स्टेटमेंट वाला सवाल है और इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि संसद को आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। आर्टिकल 321। वैसे आर्टिकल 321 किसके रिगार्डिंग है, इससे पहले बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा
पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बता देता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशंस को रखा गया है पार्ट 14 में, कॉन्स्टिट्यूशनल के कौन से पार्ट में? पार्ट 14 में। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से? तो इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक। 315 में क्या है आर्टिकल? आर्टिकल 315 में है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन यूनियन एंड स्टेट। तो एस्टेब्लिशमेंट किस में है? आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 316 में क्या है? आर्टिकल 316 में है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट और टर्म किस में दिया हुआ है? वो आर्टिकल 316 में। जैसे यूपीएससी और एसपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का अपॉइंटमेंट करता है भारत का राष्ट्रपति, वहीं स्टेट में कौन करता है? तो स्टेट में करते हैं गवर्नर। कहां के? उस स्टेट के गवर्नर। और यूपीएससी का टर्म क्या है? इनका ऑफिस कब से कब तक रहता है? तो 6 साल या 65 वर्ष की उम्र, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। वहीं स्टेट में भी सेम है 6 ईयर, लेकिन यहां पर 62 साल की उम्र तक। अब आर्टिकल 317 में क्या है? आर्टिकल 317 में है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, यानी यूपीएससी का चेयरपर्सन किसको रेजिग्नेशन देगा अपना? तो वो रेजिग्नेशन देगा प्रेसिडेंट को। यहां पर लिख लेता हूं, रेजिग्नेशन यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। वहीं एसपीएससी का चेयरपर्सन किसे देगा? एसपीएससी का चेयरपर्सन अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को देगा। लेकिन रिमूवल की शक्ति, यानी रिमूवल किसके द्वारा किया जाएगा? यूपीएससी हो या फिर एसपीएससी हो, रिमूवल करने का अधिकार, रिमूव करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को है, यानी भारत के राष्ट्रपति को। वापस से थोड़ा स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, इसका आंसर करते हैं। यहां पर आर्टिकल 321 इसमें दिया हुआ है पावर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी एक्सटेंडेड, और इनको एक्सटेंड कौन कर सकता है? ये पावर किसके पास है? तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। अब देखो ए इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी, ये डिलीट हो गया, एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर ले गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 envisages a public service commission for the federation and a provincial public service commission for each province or group of province। आसान शब्दों में समझाऊं तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इन्होंने एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की थी। जो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये जैसे यूनियन के लिए, और ये प्रोविंशियल प्रोविंस के लिए। तो ये करेक्ट है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन बी के करेक्ट होते ही ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दोबारा से हम इस दोनों में फंस गए। तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन केम टू बी नोन एज द यूपीएससी बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 378 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। देखो यहां तक सही आ रही थी एकदम बात, लेकिन गलत कहां हो गई? गलत हो गई यहां पर, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 378। जबकि मैंने बताया था कि यूपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल 315 में, आर्टिकल 315 में। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। इसके गलत होते ही एक ही ऑप्शन रह गया है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये फिर से एक स्टेटमेंट वाला सवाल है, एक एक करके फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। यहां पर वैसे देखो क्वेश्चन देखें, ये सारी स्टेटमेंट में इम्पीचमेंट 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 इम्पीचमेंट, मतलब सारी स्टेटमेंट में महाभियोग के बारे में बात की गई है। तो पहले मैं आपको महाभियोग के बारे में बताता हूं, फिर इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले महाभियोग
यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये है आर्टिकल 61। इसमें दिया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये इम्पीचमेंट, इसका सोर्स क्या है, कहां से लिया गया है? तो ये हमने लिया है यूएसए के संविधान से। अब इस इम्पीचमेंट का आधार क्या होता है, किस बेसिस पर हम इम्पीचमेंट ला सकते हैं? तो इसका इकलौता आधार है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हम राष्ट्रपति का महाभियोग कर सकते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? तो इसमें पार्टिसिपेट लोकसभा या राज्यसभा, दोनों के मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कौन कौन से मेंबर, इलेक्टेड या अपॉइंटेड? दोनों, यानी ऑल मेंबर्स। ये सबसे पहले लाया कहां जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? ये कहीं भी लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में। इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 मेंबर को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि 1/4 मेंबर, यहां आप जानते हो कि लोकसभा के मेंबर्स वो अलग होता है, उनका नंबर वो 543 के आसपास हो सकता है। वहीं राज्यसभा के मेंबर्स कितने होते हैं, 245 के आसपास। तो 245 का 1/4 और या फिर 543 का 1/4, यानी लोकसभा के 1/4 या राज्यसभा के 1/4 मेंबर वो रेजोल्यूशन लाएंगे। उसको फिर कहां पेश किया जा सकता है, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन के सामने। लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है प्रेसिडेंट को। इस 14 दिन के बाद प्रेसिडेंट देते हैं स्पीच और उसके बाद होती है वोटिंग। और वोटिंग कहां होती है, दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब लोकसभा के 2/3 मेंबर, यानी 543 का 2/3, और राज्यसभा के 2/3 मेंबर, दोनों मिलकर अगर इतनी वोटिंग अगर मिल जाती है महाभियोग को, तो ये इंपीचमेंट प्रोसेस क्या होती है, ये इंपीचमेंट की प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट। और इसके बाद राष्ट्रपति को अपना पद क्या है, त्यागना पड़ता है। और इसके बाद कौन आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। और ये इस पद पर कब तक रहते हैं, 6 महीने तक, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते। 6 महीने तक नहीं, मतलब 6 महीने के टाइम पीरियड के दौरान इलेक्शन कराने पड़ते हैं। और जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। कौन, वाइस प्रेसिडेंट। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया है वो कोई से भी हाउस में चलाई जा सकती है। तो ये करेक्ट है, ए करेक्ट है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन हमने क्या कर लिया, एलिमिनेट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द इम्पीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइंड बाय द 1/3 मेंबर ऑफ द हाउस इन विच द प्रोसेस इज इनिशिएटेड। यहां ये गलत हो गए। वो जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू करने के लिए जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है या रिजोल्यूशन साइन किया जाता है, वो 1/4 मेंबर के द्वारा साइन किया जाता है, ना कि 1/3। बी ऑप्शन गलत होते ही देखते हैं कौन कौन सा गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत, और हमको आंसर मिल गया, आंसर 4। ये दो स्टेटमेंट हमने पढ़ी भी नहीं, फिर भी हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब हमको पता है सी गलत होगा और डी सही होगा। खैर हम पढ़ लेते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस 30 दिन का नोटिस देते हैं राष्ट्रपति को, नहीं 30 दिन का नहीं, 14 डेज का। लास्ट स्टेटमेंट है तो ये भी गलत हो गई स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है कि इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इज पास बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ये करेक्ट है, 2/3 के द्वारा जो है वोटिंग में पास होनी चाहिए। तो डी भी करेक्ट है, तो ए और डी ही करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द वैदिक आर्यन लिव्ड इन एन एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु which means an area drained by the 7 rivers. One of the rivers among the 7 is Jhelum. What was its ancient name? वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे
जिसका अर्थ है 7 नदियों से बहने वाला क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो जैसे कुछ नदियां हैं, जैसे है इंडस। इंडस का प्राचीन नाम क्या है? इंडस का प्राचीन नाम है सिंधु। इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? झेलम हो गई, चिनाब हो गई, ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलज हो गई। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? सारी इंडस की। और इनके एंशियंट नेम यानी प्राचीन नाम कौन कौन से? सतलज का प्राचीन नाम है शतुद्री। ब्यास का है विपाशा, बहुत इजी है, ब्यास विपाशा। रावी, रावी का पौराणिक नाम है पौरुषणी। रावी, रोशनी ऐसे करके याद रख सकते हैं, परोशनी। चेनाब का क्या है? चेनाब का है अश्किनी। और झेलम का है वितास्ता। तो अब ऑप्शन देखते हैं। अश्किनी, ये तो चिनाब का है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो झेलम का नहीं है। परुषनी, रोशनी, रोशनी रावी, तो ये रावी का है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। विपाशा, विपाशा ब्यास, किसका है? ब्यास का एंशिएंट नेम है, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ कॉपर कॉइन कॉल्ड डैश इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया। उसका नाम क्या था? रूपक था, रुपी था, जीतल था या टका था? तो थोड़ा हम मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के बारे में जान लेते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 1351 तक, लगभग 26 साल शासन किया था। इसके फादर का नाम क्या था? इसके फादर का नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ग्यासुद्दीन तुगलक को मारा था, जिसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1325। 5 साल ही शासन किया था। और सबसे लंबा टाइम पीरियड था तुगलक्स का, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक को ही वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन अपने जीवन काल में सारे फैसले ही गलत लिए। मतलब फैसला जो भी लिया इसके लिए बेकार ही रहा, विद्रोह चलते रहे इसके टाइम पीरियड के दौरान। तो बड़ा ही संघर्षपूर्ण शासन था इसका। कुछ फैसलों के बारे में बता देता हूं। जैसे पहला इसने लिया था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, यानी इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां ले गया? दिल्ली से ले गया ये देवगिरी, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। ये इसने इसलिए किया ताकि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाके साउथ पर भी कब्जा कर लूं और नॉर्थ पर भी दबदबा बना रहे। लेकिन साउथ में चला गया कब्जा करने के लिए और नॉर्थ भी हाथ से छूटने लगा, तो ये फैसला बैकफायर कर गया। दूसरा फैसला क्या किया इसने? इसने टैक्स लगा दिया, टैक्सेशन इन दोआब रीजन। अब ये दोआब क्या होता है? दोआब होता है असल में, ये एक नदी है मान लो यमुना, और ये है गंगा, और इसके बीच के रीजन जो है बहुत फर्टाइल होता है, इसलिए इसे कहते हैं दोआब रीजन। अब क्या हुआ, यहां पर इसने हाई टैक्स लगा दिया, पर यहां पर पड़ गया सूखा, और इस सूखे की वजह से जो फार्मर्स थे वो बन गए रेबेल और इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो ये भी पूरी तरह फेल रहा। तीसरा, इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की। अब ये टोकन करेंसी क्या थी? इसने ब्रॉन्ज के और कॉपर के सिक्के इंट्रोड्यूस किए। किसकी जगह पे? सिल्वर के सिक्कों की जगह पे। और सिल्वर के सिक्कों को क्या कहा जाता था? टका। और कॉपर के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जीतल। अब क्या हुआ, इसकी वजह से हो गई फॉर्जरी स्टार्ट। लोगों ने अपने घर में ही बनाने लगे, घर में ही टकसालें खोल ली, घर में ही सिक्के बनाने लगे, जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चौथा फैसला, गलत फैसला क्या रहा? खुरासान का एक्सपीडिशन। ये क्यों गलत साबित हुआ? ये इसलिए गलत साबित हुआ क्योंकि इसने अपनी सेना पे बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च किया था और ये एक्सपीडिशन सफल भी नहीं रहा, जिसकी वजह से इसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, यानी वेस्ट हुई इसकी काफी सारी मनी, यानी बहुत सारा पैसा का नुकसान हुआ था, बहुत सारा रेवेन्यू खराब हुआ था।
नेक्स्ट है कराचिल का एक्सपीडिशन। यहां क्या गलती हुई मोहम्मद बिन तुगलक से? यहां गलती ये हुई, ये कराचिल है, ये कौन सा रीजन था? ये था कुमाऊं गढ़वाल रीजन। और ये जो कुमाऊं गढ़वाल रीजन था, इसका टेरेन बहुत खतरनाक था, मतलब डिफिकल्ट टेरेन था। और बारिश ठंड ही इस सब के चक्कर में जो आर्मी थी वो लड़ ही नहीं पाई। तो ये भी इसके लिए गलत साबित हुआ। आखिरकार इसकी मृत्यु 1351 में थट्टा में हो गई। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाना, बाकी मैंने इसी दौरान ही आंसर कर दिया है कि कॉपर के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जीतल। टका किसको कहा जाता था? सिल्वर के सिक्कों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पठान्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार, पॉपुलरली नॉन एज रेड शर्ट मूवमेंट, अंडर हुज लीडरशिप? उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया, जो रेड शर्ट के नाम से भी प्रसिद्ध था? ये मैं इतनी बार करा चुका हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको ये रट गया होगा। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? 1929 में। और इस मूवमेंट को बोला जाता है रेड शर्ट मूवमेंट भी। और ये एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था। और ये किसके अगेंस्ट था? ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। और इसे रेड शर्ट मूवमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाल कुर्ती पहना करते थे जो ये मूवमेंट, ये जो आंदोलन चलाते थे जो लोग, वो रेड शर्ट पहना करते थे। और खुदाई खिदमतकार का मतलब है खुदा के सेवक। बाकी इसकी लीडरशिप की थी खान अब्दुल गफ्फार खान, वही जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वही जो पहले नॉन इंडियन हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। और इनको यह भारत रत्न कब मिला था? 1987 में। और पहली बार भारत रत्न कब दिए थे? 1854 को। और ये सीरीज आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी 3 फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनको भारत रत्न मिला था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये हसरत मोहानी जी, ये किस लिए फेमस है? इन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। ये किसने दिया था? ये हसरत मोहानी जी ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज एज द अल्टीमेट गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस डिक्लेरेशन वॉज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC? स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने अब कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में की थी? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या बांकीपुर? अगेन जो मेरा मॉक एनालिसिस देखते हैं उनके लिए बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता। बाकी एक एक करके हम देखते हैं। बॉम्बे का सेशन कौन सा था? ये 1985 का सेशन था। पहला ही सेशन था जिसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। कलकत्ता का सेशन कौन सा? एक कलकत्ता का सेशन तो 1986 में भी हुआ था, लेकिन वो नहीं, ये वाला सेशन था 1906 वाला। पहले 1986 वाला देख लेते हैं। 1986 वाले सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1987 का सेशन ये कहाँ हुआ था? ये मद्रास वाला सेशन था, ये 1987 का है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। अब 1988 का भी बता देता हूं, ये था इलाहाबाद का सेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, फर्स्ट नॉन इंडियन जिन्होंने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एक और इंपॉर्टेंट है 1896 का, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी जी ने। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये भी कलकत्ता का ही सेशन था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में पहली बार नेशनल सॉन्ग, और हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वो है वंदे मातरम, ये गाया गया था।
अब अगला सेशन देख लेते हैं। अगला सेशन है 1906, जो मैंने बताया आपको, कैलकाटा का सेशन, जिसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें 4 मांगे उठी। वो कौन कौन सी थी? एक, जो क्वेश्चन में है, स्वराज की मांग। दूसरा, स्वदेशी। तीसरा, नेशनल एजुकेशन। एंड फोर्थ, बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या करना है? वेस्टर्न गुड्स को बॉयकॉट करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट है 1911, 1911 का, ये भी कैलकाटा का ही सेशन है। इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सेशन की अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर ने। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार नेशनल एंथम जन मन गण ये गाया गया था इस सेशन में, 1911 वाले सेशन में। और कौन सा सेशन है? और है आपका 1924 का सेशन, बेलगांव का सेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? महात्मा गांधी जी ने एक बार ही अध्यक्षता की है। वो कौन से सेशन की है? बेलगांव वाले सेशन की। 1925 का सेशन, ये है कानपुर का सेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पहली बार भारतीय महिला, जिनका नाम था सरोजनी नायडू, इन्होंने अध्यक्षता की थी। बाकी और भी मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे कि 1929 का लाहौर सेशन, 1917 का कैलकाटा वाला सेशन एनी बेसेंट वाला, 1916 का लखनऊ सेशन अंबिका चरण मजूमदार। बाकी आज मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वो कौन सा सेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन जीते सुभाष चंद्र बोस, लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। वो सेशन कौन सा था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स? भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस परिणाम में परिलक्षित होता है? इसका आंसर भी हम करेंगे, लेकिन इसका आंसर करने से पहले हम थोड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था करीब 1966 से लेकर 1967 के टाइम पीरियड के आसपास। 66 या 67, कहीं मिड 1960 भी लिखा होता है। इस टाइम पीरियड के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। और इस टाइम कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? वैसे प्लान हॉलीडेज भी थे और थर्ड 5 ईयर प्लान शुरू होने वाला था। तो कौन सा? थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम क्या था? इसका एम था सेल्फ सफिशिएंट बनना। सेल्फ सफिशिएंट किस क्षेत्र में? फूड ग्रेन प्रोडक्शन के क्षेत्र में। और क्या एम था? और था कि इंपोर्ट को हमें मिनिमाइज करना है। इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में काम क्या क्या हुए? तो इन्होंने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया। ये HYV सीड्स क्या होते हैं? हाई याइल्डिंग वेराइटी सीड्स होते हैं। और क्या किया? इन्होंने फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू कर दिए, पेस्टिसाइड शुरू कर दिए यूज करना, इरिगेशन एक्सपेंशन किया, यानी ट्यूबवेल बनवाए गए, नहरें बनवाई गई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, यानी ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल होने लगे, नई नई मशीन आने लगी, थ्रेसर वगैरह। इसका फायदा हुआ कौन से रीजन को? तो मेनली इसका फायदा हुआ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले रीजन को। तो ये तो हो गई कुछ अच्छी बातें। इसमें नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहा? तो नेगेटिव इंपैक्ट ये रहा कि सॉइल डिग्रेडेशन शुरू हो गई। आप जब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो सॉइल तो डिग्रेड होगी ही। वाटर टेबल डिक्लाइन कर गया। जब ट्यूबवेल खोदे जाएंगे, कैनाल बनेंगी, तो वाटर का बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर, वो नीचे चला गया। बायोडाइवर्सिटी कम हो गई।
वो इस वजह से कि एक टाइप की फसल ही उगाई जाने लगी, जैसे कि व्हीट और राइस, इनको ही बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगी। और क्या हुआ, इसको स्मॉल फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ। क्यों? जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, और जो अमीर थे जिनके पास खुद के लैंड्स थे वो और अमीर हो गए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो HY सीड्स हैं, ये फर्टिलाइजर्स हैं, ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये बहुत महंगे हुआ करते थे। यानी क्या हुआ था, यानी इनपुट कॉस्ट जो है ना वो बढ़ गई, जो कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो तो नहीं लगा सकते थे। तो इसका फायदा वेल्दी पीजेंट्स को ज्यादा हुआ। तो वापस आते हैं, नेगेटिव में क्या क्या है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड टेबल करेक्ट है, डिट्योरेशन इन क्वालिटी ऑफ सॉइल ये भी करेक्ट है, इंक्रीज इनपुट कॉस्ट ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट फॉर मेल एंड फीमेल्स respectively as compared to the 2001 सेंसस वाज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में क्रमशः वृद्धि हुई। इसके लिए देखो, एक तो हमें 2000 वाला जो लिटरेसी रेट का डाटा है वो भी हमको पता होना चाहिए, और 2011 वाला। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा सवाल जो है टफर साइड पर है। बाकी आंसर करते हैं इसका। शुरुआत करते हैं 2011 से। 2011 की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर क्या थी? तो वो थी 74.04%, जिसमें मेल साक्षरता दर कितनी थी? वो थी 82.14%, और फीमेल साक्षरता दर कितनी थी? वो थी 65.46%, जो कि हमको पता है। लेकिन हमको एक और डाटा पता होना चाहिए। वो कौन सा? 2001 का। 2001 में जो साक्षरता दर थी यानी लिटरेसी रेट, वो क्या थी? तो वो थी 64.83%। अब देखो, पूरा पूरा याद ना रखो, एक अजम्पशन याद कर लो कि लगभग 65% के आसपास। किसकी साक्षरता दर? 2001 के सेंसस की, जिसमें मेल जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी? वो ऑब्वियस है 64 से ज्यादा होगी, तो वो थी 75.26%, रफली 75%। और फीमेल साक्षरता दर कितनी थी? फीमेल लिटरेसी रेट थी 53.67%। अब हमको जो परसेंट पॉइंट निकालना है वो किस किस के बीच निकालना है? मेल और फीमेल के बीच में। पहले मेल देख लेते हैं। मेल जो है 2001 में 75.26 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 82.14% हो गई। रफली कितना इंक्रीज हो रहा है? इसमें रफली 7% का इंक्रीज हो रहा है। कितना? 7%। और फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी? 65.46% थी। कब? 2011 में। और ये कितनी हो गई? 53.67। 2001 में थी ये। इसमें रफली कितना डिफरेंस है? रफली 12% का डिफरेंस। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। रफली 7 और 12, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर 4, 6.88% एंड 11.79%, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर हमको रफली डाटा भी पता होता ना तो भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रफली 65% जो है वो 2001 में थी लिटरेसी रेट, जिसमें मेल थी रफली 75% और फीमेल थी रफली 53%। और जो टोटल में इंक्रीज था, जो परसेंटेज पॉइंट जो इंक्रीज हुआ था वो कितना था? वो था लगभग 9.21%, लगभग नहीं वैसे 9.21% ही था, रफली 9% का इंक्रीज। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम along with their tributaries. Choose the odd one out of the options given. भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी तंत्र और उनकी सहायक नदियों के परस्पर क्रिया से बना है।
दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, गोदावरी। जैसा कि आप जानते हो, नॉर्थ वाले रीजन में भारत के 3 नदियों का ही ज्यादातर हम ड्रेनेज पैटर्न पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक इंडस, जो निकलती है कहां से? ये निकलती है बोकरचू ग्लेशियर से। और ये भारत में कहां से एंटर करती है? ये भारत में एंटर करती है डेमचौक, जो कि लद्दाख में पड़ता है। इसे तिब्बत में सिंगी खंबन कहते हैं। इसका ड्रेनेज पैटर्न कुछ ऐसा है। वहीं गंगोत्री से निकलती है गंगा और कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। गंगा का ओरिजिन कहां से है? गंगोत्री से। वैसे गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। इन दोनों का मिलन होता है कौन से प्रयाग में? वो आप मुझे कमेंट में करना वो इसका आंसर। तब ये गंगा बनती है। बाद में ये जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना और दोनों नदियां मिलकर क्या बनती है? मेघना। और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र निकलती कहां से? ब्रह्मपुत्र निकलती है चेम्युंगडुंग ग्लेशियर से और इसे तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। और ये भारत में एंटर कहां से करती है? नामचा बारवा से। तो ये तीनों नॉर्दर्न रिवर्स हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बची एक नदी, यही इसका आंसर है, गोदावरी। इसका ओरिजिन कहां है? इसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। और ये एक पेनिनसुलर रिवर है, ना कि नॉर्दर्न रिवर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अमंग द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ गुड्स रिक्वायर्स एडिशनल प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द इकोनॉमिक साइकिल? निम्नलिखित में से किस प्रकार के सामान को आर्थिक चक्र के दौरान अतिरिक्त प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, फिनिश गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स। इतना इजी क्वेश्चन है ना ये कि इसको करने के लिए आपको नॉलेज से ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए। उपभोक्ता टिकाऊ सामान, ये जैसे कि आपके टीवी, फ्रिज, कूलर जो होते हैं, ये ऑलरेडी यूज्ड हो रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी फिनिश्ड है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिनिश गुड, जब ये फिनिश हो गया है तो इसे एडिशनल प्रोसेसिंग की क्या जरूरत है? असल में एक साइकिल में बता देता हूं। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल से एक इंटरमीडिएट गुड बनाया जाता है और इसकी फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर इसे फिनिश गुड बना दिया जाता है, फिनिश गुड्स। यानी एग्जांपल के तौर पे आयरन हमने निकाला, आयरन या कोई भी मटेरियल निकाला, एल्यूमिनियम वगैरह, फिर उस आयरन को लेकर या उन एलिमेंट्स को लेकर पार्ट्स बनाए। किसके? किसी भी गाड़ी के, मान लो कार के पार्ट्स बनाए। अब ये जो पार्ट्स हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब इनकी प्रोसेसिंग की जाएगी, असेंबल करके इनको कंप्लीट कार में बना दिया जाएगा। कार क्या है? एक फिनिश्ड गुड है। तो इसके बाद तो कोई और प्रोसेसिंग नहीं होनी है ना, तो ये फिनिश गुड की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, तो ये नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स, ये इसका आंसर है। कैपिटल गुड्स होती हैं वो गुड्स, जैसे मशीन हो गई, कारखानों में मशीन होती है ना, पूंजीगत माल, वो असल में अपने आप में फिनिश्ड है, वो प्रोसेसिंग करवाता है। मान लो कोई कपड़ा है, सूती कपड़ा आया, उसमें गया और इधर शर्ट बन के तैयार हो गई, तो ये हेल्प कर रहा है प्रोसेसिंग में। ये एक कैपिटल गुड्स है, पूंजीगत माल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका आंसर ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग वाला सवाल, ये बहुत इजी होते हैं ज्यादातर करने के लिए। देखते हैं। मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद देयर रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो ये टर्म है, इनकी डिस्क्रिप्शन दिया है और इनको मैच करना। जैसे जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इनमें से कोई सा भी आपको आता है उसको एक से अटैच करो, फिर देखो। जैसे इनमें सबसे इजी जो मुझे लग रहा है वो है पर्सनल इनकम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वैसे तो सारी इजी हैं, पर सबसे पहले सी को चुनते हैं। पर्सनल इनकम होती है आपकी एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल प्रोडक्शन इन गिवन पीरियड। यही है जो बिना कटे, जिसमें टैक्स वैक्स नहीं कटता, आपको मिलती है पहली एनुअल इनकम, उसे ही बोलते हैं पर्सनल इनकम। तो सी वन ए के ऑप्शन में, 3 में, यही इसका आंसर है। बाकी सब और इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है।
बाकी देख लेते हैं एक एक करके। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? आफ्टर टैक्स ऑफ पर्सनल इनकम, इनकम से रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड क्या है? मनी वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट, यही सही है। जो भी गुड्स और सर्विसेज आपकी जो एक नेशनल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है, उसकी जो वैल्यू होती है वही होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो A3। नेट नेशनल क्या होता है? नेट नेशनल में क्या होता है कि उसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें तो हमको क्या मिलता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये है नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। तो बी है B4, B4 भी मैच हो गया, C1 तो है ही है, और D2 टैक्स के बाद जो कटा के बचता है तो उसे कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। जो खर्चने के लिए जो इनकम होती है वो जो मिलती है उसे कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोबारा से मैच द फॉलोइंग, इजी होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देख लो। प्रोटीन रिच फूड कौन सा है, फैट रिच कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन सी? तो प्रोटीन रिच इनमें से कौन सा है? वीट हो है क्या? वीट तो कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो थर्ड का ए होगा। थर्ड का ए, थर्ड बी, थर्ड बी, थर्ड बी, थर्ड ए, एक ही ऑप्शन है। लो, एक इंफॉर्मेशन पता है हमको, सारी पता चल गई। प्रोटीन रिच एग वाइट, 1C, 1C करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट मैंने बता दिया, फैट रिच, फैट किस में होता है? बटर एंड चीज में या लेमन में? तो ये होता है बटर और चीज में, तो सेकंड डी, सेकंड डी। और विटामिन सी किस में होता है? लेमन में। विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल बोलते हैं क्या? नहीं, कैल्सीफेरॉल नहीं बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन डी को। तो बताओ विटामिन सी को क्या बोला जाता है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 17 has two isotopes with atomic mass of 35 AMU, astronomical mass unit, and 37 AMU, having relative abundances of 75% है रफली, और ये रफली 25% है। रेस्पेक्टली आइडेंटिफाई द एलिमेंट। ये कह रहा है समूह 17 के एक तत्व, दो समस्थानिक, दो आइसोटोप्स हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है और 37 है, जिनकी सापेक्ष प्रचुरता क्रमशः 75% और 24% है। तत्व की पहचान कीजिए। क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन या एस्ट्रेटाइन है। ये अगर आपको नहीं भी पता है ना, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हम इजीली कैसे कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं पीरियडिक टेबल। यहां पर थोड़ा सा पीरियडिक टेबल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं ये आपके होते हैं एल्केलाइन मेटल्स, ये आपके हो गए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। यहां ये होते हैं आपके नोबल गैसेस, और ये जो 18th ग्रुप है इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। ये सारी जो ये नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है? ये इनर्ट गैसेस भी इन्हें बोला जाता है क्योंकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट है, ये स्टेबल होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ओजी। ये है आपका 17th ग्रुप, इसको बोला जाता है हैलोजेंस। इसमें कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन और टेनेसाइन। ये जितने भी एलिमेंट है, देखो ये वाले हो गए, इधर के साइड वाले हो गए मेटल्स, फिर ये वाले हो गए, ये हो गए मेटेलॉइड्स, और ये वाली हो गई नॉन मेटल्स। ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये 1 और 2 वाले। ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कहा 13 से लेकर 18 ग्रुप तक, और ग्रुप थर्ड से लेकर 12 तक इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये हैं आपके दो, इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहां आप देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब 9 में जोड़ दो 8, हो गया 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसमें 18 जोड़ दो, वो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हो गया। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18 17 35। अब इसमें दोबारा 18 जोड़ दो, वो आयोडीन का हो जाएगा, कितना हो गया? 53। और फिर ऐसे ही एस्टेंटाइन और टेनेसाइन का। अब
जैसा कि आप सब जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है कि उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बताता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? जैसा आप सब जानते हैं परमाणु का जो मास होता है वो केंद्र में, सेंटर में लोकेटेड होता है। और सेंटर में लोकेटेड होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों के सम को ही बोला जाता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। अब यहां पर आप ऑप्शन देखिए, मैं फ्लोरीन से ही देख लेता हूं। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 9 है, मतलब इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है 9। और ज्यादातर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लगभग उतने ही नंबर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स भी लगभग मैंने मान लिए 9, तो पहुंच गए 18। जब 18 इसका एटॉमिक मास है वो 35 कैसे पहुंच जाएगा? तो ये नहीं हो सकता। आयोडीन, आयोडीन का मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास क्या है, इधर देखिए आयोडीन का एटॉमिक मास है 53। अब देखो इसका प्रोटॉन की संख्या ही 53 है। अब बोलो 53 और ऐड कर दूंगा तो इसका एटॉमिक मास कहां पहुंच जाएगा? 106 के आसपास। ही कैसे हो सकता है? जब आयोडीन नहीं हो सकता तो एस्टेंटाइन कैसे हो सकता है? इसका ओनली आंसर है ऑप्शन 1, यही इसका करेक्ट आंसर है। वो कैसे? क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 17, न्यूट्रॉन्स भी इतने ही होंगे लगभग 17, और 17 17 कितना 34, ये 35 और 37 के आसपास है ना, तो यही इसका आंसर है। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है C35 जो लगभग 75% होता है, और एक होता है 337 जो लगभग 25% होता है। और इन दोनों का अगर हम वेटेज निकालेंगे तो लगभग 35.5 जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये निकल के आता है एटॉमिक मास किसका? क्लोरीन का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर स्टार्च फाउंड मेनली इन पल्प ऑफ सीड्स, fruit, tubers, roots and stems of plants, especially in corn, potatoes, wheat and rice. निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम है जो मुख्य रूप से बीजों, फलों, कंदों, जड़ों और पौधों के तनु के गूदे में पाया जाता है, विशेष रूप से मक्का, आलू, गेहूं और चावल में। मक्का में, आलू में ये किस लिए खाए जाते हैं? ये मेनली कार्ब्स इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसा कि आप जानते हो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब मल्टीपल चेन ऑफ सेकेराइड एलिमेंट्स। अब इसके ऑप्शन देखो, अमाइलम, जेंथम, ओलेस्ट्रा, सेपोनिन। इसका आंसर इतना इजी है ना, वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इजी क्यों है मैं बता देता हूं। कार्ब्स को पचाने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है जो सिलाइवा में प्रेजेंट होता है? वो एंजाइम होता है आपका सलाइवरी अमाइलेज। पैनक्रियाज कार्ब्स को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज करती है? पैनक्रिएटिक अमाइलेज। मतलब ये अमाइलेज जो जुड़ा है ये कार्ब से जुड़ा हुआ है, और स्टार्च एक कार्ब है, एक पॉलीसेकेराइड है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, और यही इसका करेक्ट आंसर है। इसका नाम है अमाइलम। स्टार्च को ही अमाइलम कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन? सतही तनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले थोड़ा मैं आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताता हूं, फिर इसका आंसर करेंगे। यहां मैंने एक फिगर लगा रखी है, ये सरफेस टेंशन की है। सरफेस टेंशन असल में होता क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? लिक्विड की। इस प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड रेसिस्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स को। यहां आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर कोई बॉल है, ये पानी में डाली गई है, लेकिन ये जो पानी का तनाव है, ये जो सरफेस टेंशन है, ये रेजिस्ट कर रही है और इसको ऊपर उठाए हुए है। तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ धकेल रही है।
लेकिन ये जो सरफेस टेंशन है इसे ऊपर की तरफ होल्ड किए हुए है, इसी को ही कहते हैं सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन अगर देखो इसको मैं फोकस करूंगा ना तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के और ये आपस में ऊपर एक चिपक कर एक दूसरे के साथ कौन सी फोर्स लगाते हैं, कोहेसिव फोर्स। ये एक तरह का बॉन्ड बनाते हैं आपस में, एक दूसरे को अपने साथ जोड़ते हैं, किस फोर्स के जरिए, कोहेसिव फोर्स के जरिए, जिसकी वजह से क्या बनती है, एक तनाव बनता है ऊपर की तरफ पानी में। उसी के कारण आप कभी देखते होंगे कि एक निडल है, उसको ऊपर डाल देते हैं आराम से, बल्कि इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है निडल की, फिर भी क्यों तैर रही है, तो इसके पीछे का कारण है सरफेस टेंशन। अब मैं क्या करूं, इसमें सोप मिला दूं या इम्प्योरिटीज मिला दूं तो क्या होगा, अगर हम इसमें साबुन मिला दें तो जो सरफेस टेंशन होता है पानी का वो क्या कर जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो आपने देखा होगा ना कपड़े साफ क्यों धुलते हैं, क्योंकि जो पानी में जो साबुन मिला देते हैं जिसकी वजह से पानी का जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, और जो पानी जो है इजीली मूव करता है कपड़ों के अंदर और गंदगी को खींच के लाता है। अच्छा, टेम्परेचर का क्या असर होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगी, और ये सरफेस टेंशन ही है जिसकी वजह से लिक्विड क्या करता है, अपना साइज को या सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, रिड्यूस्ड सरफेस एरिया। इसका आंसर मैं आपको ऐसे कर सकता हूं कि जब पानी मान लो आपने गिराया तो वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो स्क्वायर क्यों नहीं बनती, वो रेक्टेंगल क्यों नहीं बनती, वो गोल क्यों बनती है, वो गोल बनने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ड्रॉपलेट्स अपना सरफेस एरिया कम करना चाह रही हैं, और ये किसकी वजह से हो पाता है, ये हो पाता है सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठीय तनाव की वजह से। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कि आपके घर में जब पानी इकट्ठा होने लगता है तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसमें केरोसिन डाल दो या पेट्रोल डाल दो, इससे डेंगू नहीं होगा, डेंगू का मच्छर नहीं बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल डालने से ये जो पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मच्छर जो अंडे देते हैं ना, मच्छर के लार्वा जो होते हैं वो ऊपर तैरते हैं, किस पर, पानी के सरफेस पर। और जब हमने इसमें केरोसिन या पेट्रोल डाल दिया तो इसका सरफेस टेंशन कम हुआ और ये लावा क्या हो जाते हैं, ये डूब जाते हैं और मर जाते हैं। इसकी वजह से डेंगू का मच्छर कभी नहीं पनप पाता। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। तो वापस स्टेटमेंट पे आते हैं, पहली स्टेटमेंट है सरफेस टेंशन इज टिपिकली मेजर्ड इन डाइन पर सेंटीमीटर। हाँ, ये फोर्स की यूनिट है और ये लेंथ की है, फोर्स बटे लेंथ, इसकी एसआई यूनिट वैसे तो न्यूटन पर मीटर होती है, लेकिन इसकी एक यूनिट ये भी है डाइन्स पर सेंटीमीटर, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये भी करेक्ट है, मैंने अभी आपको बताया। अगली स्टेटमेंट है एट रूम टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन इथाइल एल्कोहल। अभी मैंने बताया ना आपको, केरोसिन डालते हैं पानी में तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, असल में सरफेस टेंशन वाटर की इथाइल अल्कोहल से ज्यादा होती है ना कि कम होती है, तो ये गलत है। तो हमें क्या आंसर पूछा था कि नॉट करेक्ट बताना है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। स्टेटमेंट तो गलत है लेकिन आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये भी गलत, ये भी गलत, लास्ट वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अलारिपू इज ए डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अलारिपू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या कथक। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथकली आपका केरला का है, ओडिसी ओडिशा, और कथक कहां, उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा हम भरतनाट्यम के बारे में जानते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और ये एक ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है।
इसको कहाँ परफॉर्म किया जाता था? इसको परफॉर्म किया जाता था मंदिर में। और इसको परफॉर्म कौन करती थी? इसको परफॉर्म करती थी देवदासी। भरतनाट्यम में नृत्य भी होता है, यानी प्योर डांस भी होता है, नृत्य भी होता है, और इंट्रिकेट फुटवर्क और हैंड जेस्चर्स होते हैं। यानी इसमें डांस भी होता है, अभिनय भी होता है, मतलब लगभग सभी फॉर्म का एक संगम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के डिफरेंट स्टाइल हैं। वो क्या क्या है? उनमें पहला है कला क्षेत्र स्टाइल। इसकी फेमस एक्सपोनेंट कौन है? तो इसकी फेमस एक्सपोनेंट है रुक्मणी देवी अरुंदेल। दूसरा है पंडानल्लूर। इसकी फेमस एक्सपोनेंट है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। तीसरा है थंजावुर स्टाइल। चौथा है मेल्लाटूर। और पांचवा है वजुवुर स्टाइल। वजुवुर स्टाइल में मेनली जो लश्य डांस होता है ना, जिसमें थोड़े फेमिनाइन डांस एक्सप्रेशन होते हैं, वो है वजुवुर स्टाइल। अच्छा, इस डांस को परफॉर्म करने का एक सीक्वेंस होता है। उसमें जो पहला आइटम होता है वही होता है अलारिप्पू। इसमें प्योर डांस होता है, यानी कोई अभिनय नहीं होता। यानी क्या होता है इसमें? सिर्फ इसमें नृत्य होता है। इसके बाद होता है जाति स्वरम। इसमें भी कोई अभिनय नहीं होता, इसमें भी सिर्फ नृत्य होता है, डांस होता है सिर्फ। फिर है शब्दम। यहां से शुरू होती है स्टोरी टेलिंग, यानी अभिनय शुरू हो जाता है, अभिनय डांस के साथ साथ ऐड हो जाता है। फिर है वर्णम। सबसे लॉन्गेस्ट आइटम होता है और सबसे इलोबोरेटेड आइटम होता है। कौन सा? वर्णम। फिर इसके बाद पदम। ये सबसे छोटा, शॉर्ट और एक्सप्रेसिव आइटम है ये पदम। तो ये सीक्वेंस किसमें है? ये है अलारिप्पू। ये जो पीस है, ये भरतनाट्यम के पीस है। अलारिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम। तो आपको आंसर मिल गया होगा। ये जो अलारिप्पू एक डांस पीस है, ये कौन से क्लासिकल डांस का है? तो वो है भरतनाट्यम डांस का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ विच डे? अब मैं आपको गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बताता हूं। एक होते हैं जो वॉर टाइम पे दिए जाते हैं, एक होते हैं जो पीस टाइम पे दिए जाते हैं। वॉर टाइम पे कौन कौन से दिए जाते हैं? तो हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, और थर्ड है वीर चक्र। और ये जो दिए जाते हैं, ये सिर्फ दिए जाते हैं मिलिट्री पर्सनल को। वहीं पीस टाइम का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र, और थर्ड है शौर्य चक्र। ये मिलिट्री पर्सोनेल को भी दिया जाता है या सिविलियंस को भी दिया जाता है। तो ये जो अवार्ड है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, ये कब दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं रिपब्लिक डे को, गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और पहली बार कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। हम आजाद कब हुए थे? 1947 में, 15 अगस्त 1947। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, और इसे ही इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। अब मुझे ये बताना, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? हिंट के तौर पे मैं बता देता हूं, अक्टूबर में मनाते हैं। आंसर करना कब मनाते हैं, डेट क्या है वो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ एम्पायर्स प्रेजेंट ऑन द फील्ड इन क्रिकेट मैचेस इज? क्रिकेट मैच में मैदानों पर मौजूद अंपायरों की संख्या डैश होती है। इसका आंसर करने के लिए मैं आपको फील्ड पर ले चलता हूं। यह है फील्ड। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 2 विकेट हैं। इधर से बॉलर बॉलिंग कराता है इस एंड से, यहां पर बैट्समैन है। और ये देख लो व्हाइट शर्ट में, एक तो ये हो गया एम्पायर और एक ये हो गया एम्पायर। तो फील्ड पर कितने एम्पायर होते हैं? फील्ड पर होते हैं 2 अंपायर। तो क्या सिर्फ 2 ही एम्पायर होते हैं?
नहीं, टोटल वैसे एम्पायर होते हैं 3। एक एम्पायर होता है फील्ड के बाहर और 2 एम्पायर होते हैं फील्ड पर और एक होता है मैच रेफरी। तो यहां पर क्वेश्चन था कि फील्ड पर कितने होते हैं, तो फील्ड पर होते हैं 2 एम्पायर। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द कंबाला फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फार्मिंग कम्युनिटीज इन द स्टेट ऑफ डैश। कंबाला उत्सव डैश राज्य में कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एक मूवी है कांतारा, उसका जो ओपनिंग सीन है ना वो इसी उत्सव से शुरू होता है। तो याद करो कौन सा फेस्टिवल होगा। तो इतना तो पता ही लग गया होगा कि साउथ का ही कुछ होगा, यानी साउथ इंडिया का फेस्टिवल होगा। हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का है एक है हालदा, ये आपका होता है न्यू ईयर फेस्टिवल। और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, एक है कुल्लू दशहरा, डोंगरी मेला, ये कहाँ के हो गए, ये हो गए हिमाचल प्रदेश के। राजस्थान के कौन कौन से, राजस्थान का एक है डेजर्ट फेस्टिवल जो कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में। एक है पुष्कर मेला, ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अजमेर में। एक है कैमल फेयर, ये कहाँ, ये बीकानेर में। और एक है गंगौर, यहां लिख लेता हूं, गंगौर फेस्टिवल, ये भी राजस्थान में ही मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के बता देता हूं। मध्य प्रदेश का हो गया लोकरंग फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल, तानसेन फेस्टिवल, मालवा उत्सव, ये सारे कहाँ के, ये हैं मध्य प्रदेश के। कर्नाटका के कौन कौन से हैं, कर्नाटका का हो गया के से कर्नाटका, के से करगा, हम्पी फेस्टिवल, उगाड़ी, जो न्यू ईयर होता है कर्नाटका का उसे बोलते हैं उगाड़ी, और कंबाला। अब मैं फिगर आपको दिखा देता हूं, ये है कंबाला जो बफेलो रेस होती है, और ये कहां होती है, ये होती है कर्नाटका में। ये फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, कर्नाटका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तानसेन who was included in the Navratans of Akbar was an expert in playing which of the following musical instruments। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषज्ञ थे, नागदा, वीणा, सारंगी या फिर रबाब। तो ये बजाते थे रबाब। और यहां देखिए आप, ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, दिख रहा है ना ये सितार की तरह, पर ये सितार नहीं है, ये है रबाब। और इसे बजाते थे कौन, तानसेन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग अ ह्यूमन पिरामिड एंड पुटिंग एफर्ट्स टू ब्रेक एन अर्दन पोट फिल्ड विद बटर मिल्क इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरी मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से संबंधित है। मैया मैंने ना माखन खायो, समझ गए होंगे कौन सा फेस्टिवल है, होली। ये तो रंगों का त्योहार है, ये तो नहीं हो सकता। दशहरा, दशहरा मनाते हैं 10वें दिन, नवरात्रि के 10वें दिन, तो ये भी नहीं हो सकता। इस दिन रावण का जो है पुतला वो जलाया जाता है। महाशिवरात्रि, ये भी नहीं है, इसका आंसर है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी असल में बर्थ डेट होती है या बर्थडे होता है किनका, बर्थडे होता है कृष्ण भगवान का। और पिरामिड बनाया जाता है, यहां देख सकते हो, इन्हें बोलते हैं गोविंदा। और यहां एक मटकी टंगी होती है ऊपर की तरफ, यहाँ ऐसे रस्सी से टंगी होती है मटकी, और यहाँ पर पत्थर या कुछ होता है, डंडा होता है इसे तोड़ने के लिए, फिर इसको तोड़ते हैं, उसमें से इनाम निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो ये कब किया जाता है, ये किया जाता है जन्माष्टमी पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 जन्माष्टमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड एक्ट हैज तेलंगाना लॉन्च्ड इन 2025 टू रिप्लेस द प्रॉब्लमेटिक धरनी पोर्टल। ये जो पोर्टल था ये था लैंड रिकॉर्ड पोर्टल, लैंड का रिकॉर्ड रखता था।
तो अब इसकी जगह पर कौन सा पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है? तो वो पोर्टल है भू भारती पोर्टल। और किस एक्ट के अंडर? भू भारती एक्ट। यहां पर आप देख सकते हैं भू भारती पोर्टल। यहाँ लैंड होता है कुछ पर्टिकुलर, उस लैंड का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो आप इस पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज द मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत MWFGP initiative aim to establish launched by the Ministry of पंचायती राज recently? हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? इसका एम है ट्रांसफॉर्म करना। क्या ट्रांसफॉर्म करना है? विलेज गवर्नेंस को। अब ये हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाकर। और ये पार्टिसिपेशन हमें कहां बढ़ाना है? ये बढ़ाना है हमें पंचायत में। और वो कैसे कर सकते हैं? जब हम एम करेंगे जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लिंग संवेदनशील शासन। रोजगार में वृद्धि नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग ये भी नहीं है, ये और हेल्थ केयर फैसिलिटी ये भी नहीं है। इसका आंसर है जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस। यहाँ थोड़ा भी आप इंटेलिजेंस लगाते तो भी समझ पाते कि यहाँ पंचायती राज में इंक्लूजन की बात की जा रही है महिलाओं की। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ यशराज भारती सम्मान रिसेंटली हेल्ड? ये हुआ था महाराष्ट्र में। तो दो ऑप्शन तो गए। और ये कौन सा सम्मेलन था? ये था थर्ड। और इसमें जो यशराज भारती सम्मान अवार्ड दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? वो दिए गए थे गवर्नर। कहाँ के? महाराष्ट्र के, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, उनके द्वारा दिए गए थे। और ये हुआ कहाँ था? तो ये आयोजित हुआ था मुंबई में, पुणे में नहीं, कहा? मुंबई में। ये हैं सीपी राधाकृष्णन, गवर्नर है महाराष्ट्र के। ये पुरस्कार दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो बैनर पे, यहाँ लिखा हुआ है ना यशराज भारती भारती है, यहाँ ये छुप गया, यशराज भारती सम्मान। और कौन सा वाला? 2025। और ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2025 में, यानी अप्रैल 2025 में ये अवार्ड दिए गए थे। इसका आंसर है महाराष्ट्र के मुंबई में। यहां पर होती है वीडियो खत्म। और आपको मजा आया होगा। जीएस का बहुत ही शानदार एनालिसिस था। और जो लोग जुड़े हैं ना फर्स्ट वीडियो से, उनको इतना तो समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। और बहुत सारी कॉन्सेप्ट वो हैं जो अब तो रट गई होंगी, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेंसस। ये सवाल तो इतने रिपीट होते हैं कि ये तो रट ही गया होगा बहुत सारे बच्चों को। बाकी जिन्होंने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो मुझे हौसला मिलेगा नई नई वीडियोस लाने का आपके लिए। बाकी अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो में अगली बार। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।